को या फिर मेंबर फंक्शन को हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, तो हमें उसे एक्सेस करने के लिए उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता, है ना? सही बात है। यस गाइस, हाँ कि नहीं? हम्म, आवाज आ रहा है मेरा हाँ भाई? सर। अगर किसी किसी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को अगर आप स्टैटिक कर देते हो, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए क्या नहीं करना पड़ता? यस गाइस, क्या नहीं करना पड़ता? ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। बट अगर आपको, अच्छा मुझे बताओ कि आप स्टैटिक मेंबर से नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हो क्या? क्या स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो? नो। नो। एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? यस, क्या लगता है आपको? अभी नो। भी नो। नहीं कर सकते आप? अच्छा, आपका जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक। स्टैटिक है। अगर वो नॉन स्टैटिक होता, अगर आपका मेन मेथड जो नॉन वो है वो नॉन स्टैटिक होता, तो आपको पहले ही प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस। सॉरी। अगर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या नॉन स्टैटिक होता, ठीक है, तो आपको उस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अगर नॉन स्टैटिक होता, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए, मेन को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। आई थिंक बटन दब जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, अगर वो नॉन स्टैटिक होता, ठीक है, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। और पहले लेक्चर में अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि ऑब्जेक्ट होता है क्या है, क्या चीजें होती है, तो पहले ही आप पहला प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक तो है नहीं वो, और जो मेथड स्टैटिक नहीं होती उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले प्रोग्राम में अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये तो भयावह बात है, राइट? इसलिए जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में है वो स्टैटिक होती है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो आप बोलोगे हाँ, इतना क्लियर है मुझे कि जो भी स्टैटिक मेथड होती है उसको उसको एक्सेस करने के लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी तो एक फंक्शन है, राइट? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन है, और फंक्शन को अगर किसी फंक्शन को कॉल नहीं गया तो क्या वो रन होगा? यस गाइस, अगर कोई फंक्शन को कॉल नहीं जाता है तो क्या वो कभी कभी एग्जीक्यूट होगा? क्या अगर हमने किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया तो क्या रन होगा? यस, यस गाइस, प्रचिति, प्रवीण, खुशी, प्रियंका, रशिका, बताइए, साउंड आ रहा है? प्रचिति, खुशी, गोपाल, आ रहा है क्या साउंड? सार्थक? थोड़ा ब्रेक होता है। सर ब्रेक हो रहा है आवाज। अच्छा अच्छा, ऐसा बताइए ना, फिर ब्रेक हो रहा है तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एक मिनट, हाँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वो स्टैटिक होती है, नाम से पता चल रहा है कि वो स्टैटिक होती है, और आप स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। इज इट पॉसिबल गाइस कि हम क्या स्टैटिक से नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर ले? ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? यस, व्हाट डू यू थिंक? जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है वो हमारी क्या होती है? स्टैटिक होती है। वॉइड मैन देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन क्या होती है? स्टैटिक होती है। अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टैटिक नहीं होती, अगर ये यहाँ पे स्टैटिक नहीं होता, तो आपको इस पब्लिक वॉइड मेन को एक्सेस करने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। इसका आपको क्या बनाना पड़ता? ऑब्जेक्ट। और आप पहले ही लेक्चर में ऑब्जेक्ट बना रहे होते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद में हमने समझा कि आप स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी क्या है? एक मेथड ही तो है। मेथड वो होती है जो एक क्लास के अंदर लिखते हो आप, व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम फंक्शंस इनसाइड अ क्लास। जब कि कोई फंक्शन एक किसी क्लास के अंदर लिखा जाता है तो उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है? तो ये मेथड है, ये भी किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट होगी। सो आई विल राइट क्लास, ये मेरा क्लास डेमो है, दिस इज अ क्लास डेमो। सी इस क्लास डेमो के अंदर ये मेथड प्रेजेंट होगी, ओके? ये मुझे पता है। बट अगर जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं, इसके स्टैटिक नहीं होती, तो आपको उस पब्लिक स्टैटिक वॉइड या फिर पब्लिक वॉइड मेन को एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, किसका? डेमो का। सो ऐसा लिखना पड़ता है डेमो। ये ऑब्जेक्ट भी आप किसके अंदर बनाओगे? यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आप ऑब्जेक्ट तो बनाते हो मेन के अंदर।
तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब उसके बाद में हमने देखा था कि आप स्टैटिक मेंबर से नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप जैसे हमने बात की कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो हमारा स्टैटिक मेंबर है, ओके। और अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको वॉइड मेन वॉइड से को एक्सेस कर लूँ, जो कि एक नॉन स्टैटिक मेथड है, तो ये क्या है, पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? अगर क्या मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ? यस गाइस। और मैंने इसको कॉल भी लगा दिया आप इससे। इज इट पॉसिबल? कैन वी एक्सेस दिस? कर सकते क्या गाइस? एवरीवन कर सकते हैं? यस और नो? जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट होगा फिर Yes, ये। sir. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एक्सेस से को? नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? हाँ, ये जो वॉइड से है, ये स्टैटिक फंक्शन है या नॉन स्टैटिक फंक्शन है? ये नॉन नॉन स्टैटिक। स्टैटिक है। क्या है? नॉन स्टैटिक। आप स्टैटिक मेंबर से नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या है, स्टैटिक है। तो आप यहाँ से कॉल करोगे ना इस से को, यहाँ से आपने कॉल लगा दी से को, एज void से इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, तो ये एक्सेस नहीं होगी, बिकॉज स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस करना है, तो एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को आपको क्या बनाना पड़ेगा। एक तरीका क्या है एक्सेस करने का, इस फंक्शन को आपको लगा देना स्टैटिक पड़ेगा में। स्टैटिक। समझ में आ रहा है? इसको आपको बना देना पड़ेगा स्टैटिक। बट अगर आप बोलोगे नहीं मुझे स्टैटिक नहीं लगाना है, अब देखो स्टैटिक से स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो, बट आप बोलोगे नहीं मुझे स्टैटिक नहीं लगाना है, तो आप क्या क्या ऑप्शन बचता है फिर आपके पास में? अगर आपको स्टैटिक नहीं लगाना है, फिर भी आपको उसको एक्सेस करना है, किस तरह से करोगे? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एक्सेस करोगे। सो आई विल रीड डेमो, जो डेमो मेरा मेन क्लास है, आई विल रीड डेमो s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, ओके, न्यू डेमो, एंड देन यू विल राइट डेमो डॉट सॉरी s1 डॉट से। ऐसा एक्सेस करोगे कब? जब आपको वो स्टैटिक नहीं चाहिए, यानी स्टैटिक नहीं है फिर भी आपको एक्सेस करना है। ध्यान देना, अगर आपको स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस करना है, तो दो ही तरीके हैं। एक तो वो जो मेंबर है या फिर जो भी फंक्शन है उसको स्टैटिक बना दो, या फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उसको एक्सेस कर लो। तो दो तरीके होते हैं आपके पास में। अब ये वेरिएबल में भी सेम होगा, और यहाँ पे अगर हट के अगर कोई सॉरी ये फंक्शन के लिए सेम होगा, और यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल भी है तो उसके लिए भी सेम ही होगा। आप स्टैटिक 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 मेंबर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को भी एक्सेस नहीं कर सकती है। क्या है, डेटा मेंबर है, तो आप इसको भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो फिर से आपको निकल के आते हैं दो तरीके। एक तरीका तो क्या है, इसको स्टैटिक बना दो, इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। दूसरा है इस ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस। देखो उप्स के ऊपर आप जब इंटरव्यू दोगे तो वहां से क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए इसको मैं जब भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। और आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे इतना, तो फिर मैं इतना कुछ एफर्ट नहीं मारूंगा मेरे इधर से। जितना मेरे को जितना फ्लो फ्लो में चल रहा है वो बता दूंगा, और खत्म हो जाएगा। ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। अगर आप ही रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर मेरी मेहनत तो वेस्ट जाएगी ना, टाइम वेस्ट जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ भी नहीं समझता है या फिर कुछ भी पूछता हूँ तो रिस्पॉन्ड तो क्या करो। आप ही की अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने कल दिस कीवर्ड देखा था। दिस कीवर्ड क्या होता है? यस, व्हाट इज दिस कीवर्ड? सर इंटेंस और लोकल वेरिएबल के बीच का कंफ्यूजन दूर करता है सर। यस, वेरी गुड। कब करता है कंफ्यूजन दूर? यस आदित्य, सपना। जब सेम रहते वर्ड्स तब। जब दोनों का नाम क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है? सेम। क्योंकि आपके अगर आपके क्लासरूम में भी अब दो बॉयज है या गर्ल्स है जिनका नाम सेम है, तो अगर टीचर उन्हें नाम लिया तो वो कंफ्यूज आएंगे किसका नाम लिया, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है। तो इंस्टेंस ऑफ लोकल वेरिएबल में जब दोनों का नाम सेम होता है तो कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन कौन रिजॉल्व करता है? दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड। अगेन, दिस कीवर्ड का यूज, दिस कीवर्ड इज ऑल्सो यूज, थोड़ा ध्यान में रखना है, फिर लिख लेना। दिस कीवर्ड अभी आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स होगी चीजें तब ये डेफिनेशन आएगी समझ में, बट अभी लिख लो, अगर लिखना होगा तो लिख लो। दिस कीवर्ड इज ऑल्सो यूज टू रेफर, ओके, टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट,
करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए भी करंट ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। अभी देखो ये करंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये करंट ऑब्जेक्ट समझा नहीं, ये डेफिनेशन आपको नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी ध्यान में रखो। अच्छा कुछ ऐसा होता है, ध्यान में आया तो आया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सामने जाके जब हमें काम आएगा तब समझ में आएगा अच्छा ये करंट ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या, यानी क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। बट ध्यान में रखना दिस कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए वो यूज किया जाता है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस सर। अब हम Yes, आगे yes, sir. बढ़ते हैं। जब ये इसका काम आएगा ना तब आपको इस अच्छी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल क्या देखा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, राइट? क्लियर है? समझ में Yes, आ रहा sir. है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? Polymorph. पॉलीमॉर्फिज्म, नाम सुना है पॉलीमॉर्फिज्म? ओके, Yes, sir. वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस पॉलीमॉर्फिज्म टुडे। सारी की सारी चीजें रियल वर्ल्ड है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा मैं वो थ्योरी पढ़ रहा हूँ और थ्योरी मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सब समझ में आएगा, जस्ट जस्ट ट्रस्ट मी, आपको सारा समझ में आएगा। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा मुझे बताओ पॉली का मतलब क्या होता है और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस पॉली? वर्ड में पॉली, Poly means many. हाँ पॉली मीन्स मेनी, वेरी गुड। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड मॉर्फिज्म का मतलब? Combine. ओके, और रिमेनिंग? यस गाइस, पॉली और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। क्या होता है? फॉर्म्स। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मेनी फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? मेनी फॉर्म्स। अब हर एक कंसेप्ट जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या और क्यों करना पड़ रहा है और कैसे करना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट मी राइट अ प्रोग्राम, जो कि अभी तक हमने काम किया है उसी का प्रोग्राम मैं लिखूंगा और उसे समझते हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसको रिजॉल्व जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से करेगा। ठीक है, तो अगर इसको ओके, तो ये मेरा मेन मेथड है। ओके, एंड हियर आई विल गो अप, आई विल क्रिएट अ क्लास, आई विल क्रिएट अ क्लास, और एक क्लास बनाता हूँ मैं अरिथमेटिक, जो जिसके अंदर सारे अरिथमेटिक्स, तो जिसके अंदर सारे अरिथमेटिक्स का मतलब क्या है, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, उन सबका कोड इसके अंदर लिखूंगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितना भी मुझे करना है वो करूंगा। ठीक है, तो तो इस क्लास के अंदर मैं एक ऐड नाम का मेथड बनाता हूँ, ऐड। सो आई विल राइट वॉइड ऐड और पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग। तो इसके अंदर दो दो डेटा मेंबर हो गए। सो आई विल राइट इंटीजर, या फिर मैं दो पैरामीटर ले लूंगा, पैरामीटर से ले लूंगा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और इंटीजर सम कर दूंगा ए प्लस बी, और साउट कर दूंगा सम। इतना क्लियर है? ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? यस गाइस? No, sir. ओके, तो अगर बताओ मुझे, No, sir. अगर मुझे इस अरिथमेटिक क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। Check. अगर मुझे इस क्लास में लिखा हुआ कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताइए। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। हाँ वेरी गुड। तो पहला स्टेप बताइए, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कैसे बनते हैं ऑब्जेक्ट? फर्स्ट स्टेप इज Class डिफाइनिंग, name. ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। Declaration. डिक्लेरेशन जब आप डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी मिलता है क्या उसको जब डिक्लेयर करोगे? हाँ, कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट? अरिथमेटिक, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, आई विल राइट s1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने? व्हाट आई हैव डिड हियर गाइस? डिक्लेरेशन। जब आपने डिक्लेयर किया तो मेमोरी मिली क्या इस ऑब्जेक्ट को, s1 नाम वाले? No. किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी कब मिलती?
इनिशियलाइजेशन स्टेप पे। हाँ, जब वो इनिशियलाइज होता है या फिर क्रिएट होता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन को क्रिएशन भी बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन को हाँ, क्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन या इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं बताइए? ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नेम s1 इक्वल टू न्यू क्लास नेम नहीं, अरिथमेटिक। ठीक है, क्लियर है बात? इतना क्लियर है? यस गाइस, क्लियर है? अब आप yes, ये मैंने आपको कल बताया था न्यू कीवर्ड के बारे में। न्यू कीवर्ड का क्या यूज है? यस बताइए। न्यू कीवर्ड का यूज क्या है? न्यू कीवर्ड यूज टू अलोकेट द मेमोरी। allocate with the memory. मेमोरी अलोकेट करता है। अभी ये मेमोरी किसको अलोकेट कर रहा है? न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट S1 को। ऑब्जेक्ट S1 को। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट S1 को क्या कर रहा है? मेमोरी जो है वो अलोकेट कर रहा है। तो मेमोरी मिल गई, यहाँ पे मेमोरी आ गई, उसको मेमोरी मिल गई। देन आई विल राइट S1 डॉट ऐड। ठीक है, S1 डॉट ऐड। और जैसे आप ऐड को कॉल करते हो, आपको अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S1 डॉट ऐड, जैसे ऐड लिखा देखो वो बोल रहा है कि आपको इसको दो पैरामीटर देना है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। उसका ए बी की वैल्यू देना है जिसका टाइप होने वाला है इंटीजर। तो बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ 10,20। फाइन, तो मैंने कॉल कर दिया, यहाँ से मैंने वैल्यू भेज दिया। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी? ऐड के पास में जाएगी। ए बी यहाँ पे आएगा, सम हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा सम। ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। आ गया 30। ओके, तो अभी ये मैंने 2 नंबर का सम किया। बट अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है तो मैं और एक मेथड बना देता हूँ। आई विल राइट वॉइड ऐड 3। ओके, मैंने बोल दिया वॉइड ऐड 3 पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। फिर मैं बोलता हूँ इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। और फिर मैं बोलता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, सम साउट सम। तो अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है तो मैंने 3 नंबर वाला फंक्शन बना दिया। अगर मुझे 4 नंबर वाला करना है तो मैं 4 नंबर वाला भी फंक्शन बना देता हूँ। बोलता हूँ वॉइड ऐड 4 पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। और यहाँ पे 4 पैरामीटर देते हैं, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी कॉमा इंटीजर डी। एंड फिर सम इज इक्वल टू इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एंड आई विल राइट साउट सम। ठीक है, तो अगर मुझे 3 नंबर का सम करना है तो मैं क्या करूँ? आई विल राइट S1 डॉट ऐड 3। S1 डॉट ऐड 3 को कॉल लगा दूंगा तो ऐड 3 को 3 नंबर चाहिए, तो आई विल राइट ऐड 3। ओके, और इसको मैं 3 नंबर दे दूंगा। आई विल राइट 10,20,30। तो ऐड 3 को कॉल किया तो ऐड 3 के पास में जाएगा 3 नंबर और वो सम कर देगा। फिर मैं अगर मुझे 4 नंबर का सम करना है तो आई विल राइट अगेन S1 डॉट ऐड 4, क्योंकि 3 फंक्शन बनाए ना हमने, ऐड 1 ऐड ऐड 3 एंड ऐड 4। तो ऐड 4 को करना है तो आगे ना आई विल टाइप 10, 20, 30, 40। ठीक है, फाइन। रन करके तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है? अगर मुझे इसी तरह से 10 फंक्शन बनाना है कि जो कि 10 तक नंबर लेगा, तो मुझे हर बार नया नया फंक्शन बनाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, मैंने एक ऐड वाला फंक्शन बनाया, फिर ये 2 नंबर लेगा, फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया नया नाम से ऐड 3 जो कि 3 नंबर लेगा, फिर मैंने बनाया नया नाम से दूसरा फंक्शन बनाया ऐड 4। समझ में आ रही है बात? यानी मैं क्या कर रहा हूँ, जब जैसे जैसे नंबर जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे पैरामीटर बढ़ रहे हैं, तो मैंने जो फंक्शन है उसके लिए अलग ही बना लिया। मैंने बोला कि अगर दो नंबर का सम करना है तो मैं ये फंक्शन यूज कर लूंगा, 3 नंबर का करना है तो ये फंक्शन यूज कर लूंगा, और 4 नंबर का करना है तो ये फंक्शन यूज कर लूंगा। बट ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, अगर आपको बोलूं कि फंक्शन तो एक ही रहने वाला है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन तो एक ही रहने वाला है, फंक्शन ऐड ही रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा? ऐड ही, ऐड 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं रहेगा, फंक्शन ऐड ही रहेगा। आपने इस फंक्शन को 2 नंबर दे दिए 10 एंड 20, तो वो 2 नंबर का सम कर देगा। आपने इस फंक्शन को 3 नंबर दे दिए 10 20 30, तो ये वही फंक्शन आपको 3 नंबर का सम करके दे देगा। आपने इसी फंक्शन को चार चार नंबर दे दिए 10 20 30 40, तो वही आपको 4 नंबर का सम करके दे दिया। तो ये अप्रोच अच्छी है या हर एक नंबर के लिए
नया फंक्शन बनाना एक राइट अप्रोच अच्छी है। यानी ये अप्रोच अच्छी है कि एक ही फंक्शन बनाएंगे ऐड वाला, और उसको जितने आप दो पैरामीटर दोगे तो दो का सम कर देगा, तीन दोगे तो तीन का सम कर देगा, चार दोगे तो चार का सम कर देगा। एक तो ये आपके पास में ऑप्शन है। दूसरा क्या है, हर एक जैसे जैसे नंबर चेंज हो रहे हैं हर एक नंबर के लिए नया फंक्शन बना दो। तो आपको क्या लग रहा है ये जो अप्रोच है इसमें से कौन सी अप्रोच अच्छी है, कौन सी अप्रोच में आप फायदे में हो? यस गाइस, क्या लगता है आपको? यस, कुछ है मन में बोलने लायक? सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच यानी हर इसके लिए नया फंक्शन बना लेंगे, नो नो नो, ये वाला। ये वाला यानी फर्स्ट अप्रोच, राइट? मुझे यानी एक ही फंक्शन बनाएंगे, ये वाला बोल रहे हो ना आप? ये यस। ओके, दिस अप्रोच, दिस ओके। इसका मतलब क्या है, फंक्शन एक ही बनाओगे, आप उसको दो नंबर दोगे तो दो का सम कर देगा, तीन नंबर दोगे तीन का सम कर देगा, चार नंबर दोगे चार नंबर का सम कर देगा, पांच दोगे पांच का नंबर कर देगा। जितने आप नंबर दोगे वो सेम ही रहेगा। और हर बार आप देखो नीचे जब आप कॉल करोगे, अभी जो हमने कॉल किया है, तो हमने देखो हर बार अलग अलग फंक्शन को कॉल किया है, ध्यान देना इधर नीचे। तो मैंने सबसे पहले एड वन को कॉल किया है, फिर एड टू को कॉल किया, फिर एड थ्री को कॉल किया है। अगर हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं, कौन सी, ये वाली, ओके, अगर मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करता हूँ तो आप क्या बोलोगे, हर बार कॉल क्या करोगे, ऐड को ही करोगे, कॉल करोगे ऐड, ऐड को दे दोगे 10,20, ओके, फिर ऐड को कॉल कर लोगे, फिर ऐड को दे दोगे 10, 20, 30, फिर ऐड को कॉल, देखो फंक्शन एक ही है, आप अलग अलग फंक्शन है, फिर ऐड को कॉल कर दोगे, इसको बोल दोगे 10,20, 30, 40, समझ में आ रही है के बाद? फिर आपको आपको जितने नंबर पास करना है आप ऐसे कर सकते हो, समझ में आ रही है के बाद? 10,20, 30, 40, 50, 60, समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? फंक्शन क्या है, सेम ही है, समझ में आ रही है बात? यस सम। समझ में आ रही है? मैं नए नए फंक्शन नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट क्रिएट अ फंक्शन विद ऐड 3, ऐड 4, ऐड 5। तो इसको करते क्या है, हाउ वी कैन डू इट? अब इसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म। इस ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। देखो होता क्या है, अब मैं बार बार अलग अलग फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्रिएट अनदर फंक्शन। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो फंक्शन है, मेरे पास ऐड नाम का फंक्शन है, एंड आई विल रिमूव दिस। तो मैं बोलूंगा ऐड, फंक्शन एक ही होगा, देखो ऐड, तो ऐड भाई, तो अब दो नंबर का सम कर रहे हो तो इसी को मैं कर लूंगा कॉपी। देखो यही फंक्शन मान लिया, कर लिया कॉपी, नीचे कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने बोला ऊपर दो पैरामीटर है, तो आपने क्या कर देना है, नीचे खाली क्या करना है, दो से कर देना है तीन, इंटीजर सी। समझ में आया? यानी यही ऐड दो नंबर का सम करेगा। उसके बाद में मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, सेम सारा सेम है, बट उसमें पैरामीटर चेंज हो गए। देखना, फंक्शन इज एवरीथिंग इज सेम इन फंक्शन, बट क्या हो गया, पैरामीटर चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सी, और यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फंक्शन सेम ही है, फंक्शन अलग नहीं है। फिर मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, सेम फंक्शन, आई विल पेस्ट हियर। अगर मुझे चार नंबर का सम करना है तो आई विल राइट a प्लस बी कॉमा इंटीजर सी कॉमा इंटीजर डी। फंक्शन सेम ही है, ध्यान देना, ऐड ही है, ऐड 1 2 3 नहीं बनाया मैंने, डिफरेंट फंक्शन नहीं, सेम ही फंक्शन है। बट मैंने क्या किया, सेम फंक्शन में क्या चेंज कर दिया, पैरामीटर चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है यहाँ पे? फंक्शन ऐड ही है, बट इसमें मैंने दो पैरामीटर दे दिए, इसमें मैंने तीन पैरामीटर दे दिए, इसमें मैंने चार पैरामीटर दे दिए। समझ में आ रही है क्या बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस सम। पक्का समझ में आ रहा है? अब या यहाँ पे या। जो चार पैरामीटर है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब मुझे चार नंबर का सम करना है, सी प्लस डी कर देता हूँ। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप नीचे से दो नंबर पास करोगे, यहाँ पे कौन सा पास किया आपने, s1 डॉट ऐड, दो नंबर पास किए, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसके अंदर दो दो पैरामीटर दिए। दिख रहा है ये ऐड वाला कॉल हुआ है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, देखो ये येलो येलो दिख रहा है, इसका ये कॉल है। नीचे वाले दो देखो वो अभी इन्वोक स्टेट में नहीं है, ये ऐड दिख रहा है, इसका मतलब इसको कॉल गया है। क्यों? जैसे ही आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास करो, आपने दो वाला कॉल, दो पैरामीटर पास किए, दो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, अगर इसको रन करें तो आपका दो दो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा, 10 and 20, बट अगर इसके बाद में इसी को निकाल के, अगर मैं ये जो 10 and 20 है इसको रिमूव करके आई विल राइट 10, 20, 30, जैसे 30 लिखता हूँ तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसके पास में तीन पैरामीटर। देखो ये वाला कॉल हो गया कॉल। समझ में आ रही है बात भाई? यस सर। अगर मैं यही पैरामीटर, अब देखो अगर मुझे तीन नंबर का करना है तो तीन वाला कॉल कर दूंगा, आई विल राइट। अगर मुझे दो नंबर का करना है तो आई विल राइट 10 and 20।
सेम ही फंक्शन देखो ऐड ही है। देन आई विल राइट s1 डॉट, अगर मुझे 4 नंबर अगर करना है तो आई विल राइट 10 20 30 40, 4 नंबर पास के तो 4 वाला बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम बस पैरामीटर चेंज कर देते हैं, फंक्शन तो सेम ही रहता है, बस क्या कर देते हैं पैरामीटर चेंज कर देते हैं। ओके, हर एक जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम सेम है, सारा सेम है, बस क्या कर दिया हमने पैरामीटर जो है वो चेंज कर दिया। ध्यान देना, अगर आप ये मैंने कॉपी किया, फोकस करना है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये मैंने कॉपी किया, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने दोनों फंक्शन एग्जैक्ट बना दिए। एग्जैक्ट है ना कि इसमें भी 2 पैरामीटर है, इसमें भी 2 पैरामीटर, तो वो बोल देगा एरर, क्योंकि वो बोलेगा कि इस टाइप का फंक्शन है, पहले ही आपने बना रखा है, आप बार बार बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब भी हम ओवरलोडिंग करते हैं या फिर जब भी हम इस तरह का अप्रोच करते हैं, तो हम चेंज किस में करते हैं, हम पैरामीटर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब पैरामीटर चेंज होगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे पास 2 पैरामीटर है, आपके पास में 3 पैरामीटर है। 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर में फर्क होता है। तो उसने बोला भी कि मेरे पास 2 पैरामीटर, तो आप बोलोगे अरे मेरे पास तो 3 पैरामीटर है ना, अपन सेम थोड़ी है, अपन तो अलग है। तो आई विल राइट इंटीजर सी। जैसा ही इंटीजर सी लिखोगे वो बोलेगा अभी आप अलग स्टेट में गए, यानी नाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी। मुझे काम था 2 नंबर लेने का और काम करने का, और आप भी वही काम कर रहे थे, 2 नंबर ले रहे थे, आप भी वही काम कर रहे थे। अगर मैं आप निकाल दूं, आप बोल रहे हैं कि मेरा काम है 2 नंबर लेना और ऐड करना, और आप भी वही काम कर रहे हो, तो हम बोलेंगे नहीं हम सेम काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 नंबर ले रहे हैं। सो बोलेंगे अच्छा आप 3 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप यहाँ से 3 नंबर लिए तो 3 नंबर का सम भी करवा दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने दोनों फंक्शन एग्जैक्ट बना दिए, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बनाना। ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे ये ए बी है, मैं नीचे कर देता हूँ सी डी, ये सी डी का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात, मैं बोलता हूँ यहाँ पे सी प्लस डी, ठीक है, ये सी डी का कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो ये आप बोलोगे मैंने नाम अलग अलग दे दिए, नाम नहीं देखता है, वो देखता है डेटा टाइप। बोलता है इसका टाइप इंटीजर है, इसका भी टाइप इंटीजर है, इसका टाइप इंटीजर है, इसका भी टाइप इंटीजर, तो ये तो सारा सेम हो गया। नाम नाम से क्या फर्क पड़ रहा है, नाम तो कुछ भी दे दो, बट नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो आपको डिफरेंट चेंज कहाँ पे करना है, आप फंक्शन तो सेम ही रखोगे, चेंज बस आपको करना है किसमें, पैरामीटर में। तो वहां पे उसने 2 पैरामीटर ले रखे हैं, तो अब यहाँ पे 3 ले लोगे। सो आई विल राइट इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी, ओके, देन आई विल राइट हियर इंटीजर ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको 4 नंबर का सम करना है, फिर से यही फंक्शन क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे, पेस्ट करोगे, और यहाँ पे करोगे। देखो बोले मैं 3 में नंबर ले रहा हूँ, आप भी 3 नंबर ले रहे हो, तो ये सही बात नहीं होगी। तो हम बोलेंगे नहीं हम 4 नंबर ले रहे, तो हम बोल देंगे इंटीजर डी, और यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है। तो जब आप 2 नंबर पास करोगे तो 2 नंबर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ओके। जब आप 3 नंबर पास करोगे तो 3 नंबर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब 4 नंबर पास करोगे तो 4 नंबर वाला कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन कर, देखो सबसे पहले 3 नंबर वाला कॉल होगा, फिर 2 नंबर वाला कॉल होगा, और फिर 4 नंबर वाला कॉल होगा। तो फंक्शन हम एक ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐड 1 ऐड 3 ऐड 2, ऐसा नहीं कर रहे। फंक्शन सेम ही है, बट हम पैरामीटर ही चेंज कर दे रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे 60 30 100 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. समझ में आ रहा है। तो ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये हमने जो अभी डिस्कस किया, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। और पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने डिस्कस किया, पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मेनी फॉर्म, मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेनी फॉर्म्स। अब किसके मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स किसके, फंक्शंस के मेनी फॉर्म। समझ में आ रहा है, फंक्शंस के अलग अलग फॉर्म नहीं है क्या, कभी वो दो पैरामीटर ले रहा है, कभी 3 पैरामीटर ले रहा है, कभी 4 पैरामीटर ले रहा है, फंक्शन तो एक ही है। समझ में आ रही है बात, फंक्शन के अलग अलग फॉर्म है, कभी वो 1 ले रहा है, कभी 2 ले रहा है, कभी 3 ले रहा है। आपने बेंटेन देखा है, तो बेंटेन के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, हाँ। Yes, sir. तो Yes, एक sir. जो बेन है, बेन तो एक ही है ना, सेम ही बन रहा है कि अलग अलग चेंज हो रहा है, वो तो एक ही है, बट उसके फॉर्म्स अलग अलग बन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. यस सर। इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा इसको देखने में। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखो, पॉलीमॉर्फिज्म देखो, ये बेंटेन का एग्जांपल, ठीक है, यानी बेन तो एक ही है, यानी फंक्शन तो एक ही है वो, बट वो कभी 2 पैरामीटर ले रहा है, कभी 3 पैरामीटर ले रहा है, कभी 4 ले रहा है, कभी 5 ले रहा है, यानी वो उसके अलग अलग फॉर्म्स है। कभी वो कभी कभी दो 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 कभी 2 नंबर लेके ऐड करवा दे रहा है, यानी उसने इंप्लीमेंट किया ऐड और 2 नंबर,
कभी 3 करके ऐड कर रहा है, कभी 4 करके ऐड कर रहा है, तो फंक्शन एक ही है बट उसके फॉर्म्स जो है वो अलग अलग है। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे रियल लाइफ में भी हम क्या होते हैं, एवरीवन वी हैव, जितने भी हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो हमारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो दोस्तों के साथ हम अलग, हमारा फॉर्म अलग होता है ना, दोस्त बड़ा होता है, बहुत डिफरेंट वाइब होती है दोस्तों के साथ, राइट। फैमिली के साथ थोड़ा डिफरेंट फॉर्म हो जाता है, समझ में आ रहा है। और जो स्पेशल लोग होते हैं हमारे, उसके साथ में हमारा जो फॉर्म होता है वो अलग हो जाता है, बराबर ना, हाँ कि नहीं गाइज, समझ में आ Yes, रहा है sir. क्या? Yes, क्या sir. आप बताओगे नहीं मुझे कि क्या है स्पेशल? बताने की बात तो होती नहीं है, बट आपके रूप बहुत है, आप मल्टीपल रूप में इधर उधर ये करते हैं। आप कॉलेज के फैकल्टी से बात करोगे तो उनके साथ में आपका बिहेवियर या फिर फॉर्म अलग होगा, फैमिली के साथ में अलग होगा, बट आप तो सेम पर्सन हो ना, आप तो चेंज नहीं हो रहे, आपका फॉर्म चेंज हो रहा है। तो फंक्शन का फॉर्म चेंज हो रहा है, कभी वो 2 पैरामीटर ले रहा है, कभी 3 पैरामीटर ले रहा है, कभी 4 पैरामीटर ले रहा है, एंड सो ऑन, बट फंक्शन जो है वो एक ही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं, ठीक है। इन पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव अ 2 टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक क्या होता है, यस गाइस, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, सबसे पहला टाइप क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट इज, बताइए, Compile time कंपाइल polymorphism. टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज, यस, Compile time polymorphism. कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम। और सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्या होता है, यस, फर्स्ट इज Compile time polymorphism. Compile time polymorphism. सेकंड इज Runtime polymorphism. Runtime polymorphism. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, यस गाइस, Method Method overloading. overloading. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, यस गाइस, टुगेदर बताइए क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग। Overloading. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। Overriding. नाम सुना है क्या, ओवरराइडिंग? Yes, sir. आगे जाके समझ में आएगा, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो ओवरराइडिंग को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 2 टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, पहला टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, Method Compile time. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज Compile कंपाइल time टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, Compile time polymorphism. सेकंड इज Runtime polymorphism. रन टाइम Runtime पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो कॉल्ड एज Method overloading. ओवरलोडिंग। Method overloading. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो कॉल्ड एज Method overloading. Method ओवरराइडिंग। overriding. ओवरराइडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग है क्या? अभी जो हमने देखा कि फंक्शन सेम है बट बस पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, वही है मेथड ओवरलोडिंग। बट आप बोलोगे मुझे तो इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आया। तो मेथड ओवरलोडिंग, मेथड हैविंग अ सेम नेम, मेथड हैविंग अ सेम नेम। ओके, मेथड का नाम जो है वो सेम है। मेथड क्या होता है, जो भी फंक्शन आप किसी क्लास के अंदर बनाते हो तो वो मेथड बन जाता है, ठीक है। मेथड हैविंग सेम नेम, मेथड का नाम जो है वो सेम होता है बट डिफरेंट डेटा टाइप और पैरामीटर। समझ में आ रहा है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मेथड हैविंग सेम नेम, जैसे आपने बताया ऐड में 2 पैरामीटर दिया, 3 पैरामीटर दिया, 4 पैरामीटर दिया, तो मेथड का नाम सेम है, मेथड का नाम सेम ही है बट डिफरेंट क्या है, पैरामीटर है। किसी में आपने 2 पैरामीटर दे रखे, किसी में आपने 3 पैरामीटर दे रखे, किसी में आपने 2 दिए, किसी में 3 दिए, किसी में 4 दिए। चेंज क्या हो रहा है, पैरामीटर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पैरामीटर Parameter. चेंज। इसलिए क्या बोलता है, मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या है, मेथड हैविंग सेम नेम, मेथड का सेम ही नेम है बट डिफरेंट क्या है। अब देखो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं समझा आपको, इसको क्रॉस मार दो, बट डिफरेंट पैरामीटर। समझ में आ रहा है? मेथड हैविंग सेम नेम, ऐड ही है, आपने हर बार लिया ऐड में आपने 2 पैरामीटर दे दिए 10, 20। ओके, फिर आपने फिर से लिखा ऐड, फिर आपने डाला 10, 20, 30। चेंज क्या हो रहा है मुझे बताइए, इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, Parameter. पैरामीटर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पैरामीटर। सो मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड एज मेथड। अभी तक हमने पैरामीटर वर्कआउट किया।
तो देखो, एक तो आप जब अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है, इफ यू वांटेड टू ओवरलोड द मेथड, तो देखो एक तो तरीका हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर चेंज कर दो, जस्ट चेंज द पैरामीटर। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, हमने क्या किया, अगर मैं ये फंक्शन, यही फंक्शन अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो हम मेथड ओवरलोडिंग करने रहे, बट मेथड ओवरलोडिंग बोलता क्या है, मेथड हैविंग सेम नेम, दोनों का नाम सेम होगा बट डिफरेंट इन पैरामीटर। तो आपने यहाँ पे भी दो पैरामीटर दे दिए और यहाँ पे भी दो पैरामीटर, तो ये तो मेथड ओवरलोड हुई नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंटीजर सी, या फिर इंटीजर सी वाला भी पहले ही बना हुआ है तो मैं सी को रिमूव कर देता हूँ। तो आप बोलोगे अच्छा ये सेम है, तो मेथड ओवरलोडिंग बोलता है कि सेम रख सकते हैं आप फंक्शन का नेम, बट पैरामीटर चेंज कर दो। तो आप बोलोगे अच्छा मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर सी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज है क्योंकि पैरामीटर ही मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं करूंगा ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रही है क्या बात? मेथड हैविंग सेम नेम यानी फंक्शन का नाम तो सेम ही होगा, बट चेंज क्या होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, पैरामीटर। पैरामीटर डिफरेंट होगा। अगर आपने पैरामीटर पे सेम रख दिए है तो वो दे देगा एरर, क्योंकि आप ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। तो अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है तो एक तो सिंपल तरीका है, पैरामीटर चेंज कर दो, पैरामीटर डिफरेंट कर दो। डिफरेंट का मतलब क्या है, आपने इंटीजर ए बी दिया है, यहाँ पे इंटीजर ए बी सी दे दो, कुछ भी दे दो, चेंज कर दो। ओके, पैरामीटर में चेंज कर दो। तो आप यहाँ पे दो है, यहाँ पे आपने पैरामीटर 3 दे दिए, यहाँ पे 4 दे दिए, आप मेथड ओवरलोड कर रहे हो, आप पैरामीटर चेंज कर रहे हो। वो एक तो बोलता है कि आप पैरामीटर चेंज कर दो, या फिर दूसरा तरीका है, आप वो बोलता है कि आप डेटा टाइप भी चेंज कर दो। वो बोलता है आप चेंज डेटा टाइप, एक तो पैरामीटर चेंज कर दो या फिर डेटा टाइप चेंज कर दो। इसका मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, आई विल कॉपी हियर एंड आई विल राइट हियर। अब मैं बोलता हूँ, अब वो बोलता है कि आप तो एक तो पैरामीटर चेंज कर दो, वो तुम्हें पता है कि 2 है कि 3 कर दो, 4 कर दो, डिफरेंट करो। या फिर वो बोलता है कि डेटा टाइप भी चेंज कर दो। देखो हर बार वो देख किसको रहा है, डेटा टाइप को। तो मैं बोलता हूँ मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं पहला इंटीजर रखता हूँ और मैं दूसरा कर देता हूँ फ्लोट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट तो मेरा एरर जाएगा, यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा फ्लोट तो मेरा एरर गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो मुझे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डेटा टाइप सॉरी, एक तो मैं पैरामीटर चेंज कर दूं, ए बी था तो मैं ए बी सी कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका है डेटा टाइप भी चेंज कर दो। तो ये ऊपर दो डेटा टाइप है, इंटीजर ए इंटीजर बी, तो हर बार वो डेटा टाइप को देखेगा, ए बी को नहीं देखता है। और नीचे मैंने क्या कर दिया, पहले इसमें इंटीजर दे दिया और दूसरे इसमें फ्लोट दे दिया। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों डेटा टाइप क्या है, चेंज। मैंने क्या कर दिया, डेटा टाइप को चेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अगर आपको अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है तो आपके पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके। अब आते हैं इसी डेफिनेशन पे वापस। अब क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग इज अ मेथड हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? डिफरेंट एक तो पैरामीटर कर दो या फिर डेटा टाइप डिफरेंट कर दो। ऊपर इंटीजर इंटीजर है, मैंने इंटीजर फ्लोट कर दिया, डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंट क्रिएट हो गया ना। ऊपर दोनों इंटीजर है, नीचे मैंने इंटीजर फ्लोट, तो हो गया डिफरेंस। यानी एक तो आप डिफरेंट पैरामीटर दे दो या फिर डिफरेंट डेटा टाइप दे दो। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग? मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? बताइए व्हाट इज माय मेथड ओवरलोडिंग, क्या है डेफिनेशन? मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। बताइए। मेथड हैविंग सेम नेम but different parameter or data type. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको किसी ने पूछा, अगर आपको इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, अब मेरे जैसा अगर कोई किसी को दिया कि आप बेसिक ऑफ जावा या फिर उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस वगैरह पूछो, मैं मेथड ओवरलोडिंग पूछूंगा ही पूछूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ से तो आपका बेसिक स्टार्ट होता है ना। मैं पूछूंगा कि अगर आपको मेथड ओवरलोड, अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि मैं बोलूंगा कि अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? दो। यस, फर्स्ट क्या होगा, क्या कितने तरीके से कर सकते हो आप मेथड ओवरलोड? 2 टाइप्स। टू टाइप्स, वेरी गुड। फर्स्ट बताइए क्या कर सकते हो? एक डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट, अमेजिंग। बाय चेंजिंग पैरामीटर। आप क्या बोलते हो कि बाय वी कैन डू बाय चेंजिंग पैरामीटर। एक तो हम क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग पैरामीटर, बराबर। एक तरीका तो है मेथड ओवरलोड करने का, बाय चेंजिंग पैरामीटर, राइट। और दूसरा तरीका क्या है? चेंजिंग डेटा टाइप चेंज कर वेरी सकते गुड, वाओ ग्रेट, बाय चेंजिंग डेटा टाइप। हम डेटा टाइप भी चेंज कर देंगे, राइट, डीटी। समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रहा है गाइस?
आर यू गेटिंग दिस? तो Yes, मेथड sir. ओवरलोडिंग Yes, करने sir. के कितने तरीके Yes, sir. कितने तरीके से कर सकते हो? 2 तरीके से। Do पहला तरीका क्या है? by changing By parameter. changing parameter. Yes, very good. By changing parameter. Okay. Then second, By By changing data. डेटा टाइप। हाँ, नेम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ? उसका डेटा टाइप से फर्क पड़ता है। तो आप तो एक तो पैरामीटर चेंज कर दो या फिर एक डेटा टाइप भी चेंज कर दो। समझ में आ रही है बात? और मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस मेथड डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरलोडिंग? Method having Method having same same name name but but different different data data type or type or parameter. parameter. वेरी गुड। देखो वही है नहीं ना कि अगर आपको मेथड ओवरलोड करना है तो आप बोलोगे एक तो मैं पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ या फिर डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग वो बोलता है मेथड ओवरलोडिंग इज अ मेथड हैविंग अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और डेटा टाइप। समझ में आ रहा है मेथड ओवरलोडिंग? Yes, sir. ओके। अब दूसरा टाइप का ओवरलोडिंग होता है आपका, यानी दूसरा टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है आपका कंपाइल सॉरी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये अभी हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिकॉज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को करने के लिए हमें इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, ये रन Yes, टाइम sir. पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने के लिए हमें इनहेरिटेंस देखना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। समझ में आ रही है बात? इनहेरिटेंस अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? Yes, sir. anyone have any kind of problem in Yes, polymorphism? sir. Yes, sir. बहुत सर्दी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, वायरल चल रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हमने देखा क्लास हम क्या वी आर वर्कआउट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखा। ओके, उसके बाद में हमने दिस कीवर्ड देखा, क्लासेस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमने गेटर सेटर देखा, दिस कीवर्ड देखा, स्टैटिक कीवर्ड देखा, राइट? फिर उसके बाद में हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आज हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप के आते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो कॉल्ड एज Method overloading. वेरी गुड मेथड Method overloading. ओवरलोडिंग। हाँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइटिंग में। ओवरलोडिंग। फिर तीसरा कंसेप्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल होता है हमारा इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू कर देंगे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ठीक है, Yes, sir. आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप पे अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, वो आप ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. हो रहे हैं, बन रहे हैं क्वेश्चंस?